अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूरोप की तारीख को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक यूरोप, क्लासिक एंटिक्विटी, मिडल एजेस और मॉडर्न एरा। पहले 2 अदवार में तो यूरोप ने जंगें ही लड़ी हैं और खून रेजी हुई है, लेकिन तीसरे दौर यानी मिडल एजेस, जिसे उर्दू में अहद वस्ता भी कहा जाता है, चर्च का यूरोप पे इंतहाई सख्त कंट्रोल रहा है। तमाम तालीमी इदारे चर्च के कंट्रोल में थे। चर्च ही निसाब को डिसाइड करता था और तालीम देता था, और तालीम देने वाले भी चर्च के ही लोग होते थे। तमाम उमरा, बादशाह, हत्ता के तमाम लोग चर्च से डरा करते थे। जो कोई भी चर्च से बगावत करता, उसको चर्च अपने सबसे मजबूत हथियार यानी एक्स कम्युनिकेशन के ज़रिए मसीहत या बरादरी से बाहर कर देता था, और उसके साथ हेरेसी के ज़रिए किसी को मारा भी जा सकता था, क्योंकि तालीमी इदारों के ज़रिए चर्च ने लोगों के जहनों को कंट्रोल करके रखा हुआ था। चर्च ने बेशुमार लोगों को एक्स कम्युनिकेशन के ज़रिए मसीहत और बरादरी से बाहर कर दिया था। यानी जो कोई भी बादशाह चर्च के ख़िलाफ़ जाता, उसके ख़िलाफ़ या तो बगावतें शुरू हो जाती या कत्लो गारत शुरू हो जाती। बहुत सारे बादशाहों को चर्च की मुखालफत की वजह से रेजिस्टेंस का सामना रहा। चर्च ने अपने इस हथियार को बखूबी इस्तेमाल किया। लोगों के जहन चर्च के कंट्रोल में हुआ करते थे। आप ये समझ लीजिए कि चर्च अपने दौर की इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, जिसकी मर्ज़ी से बगावतें भी होती थीं और हुकूमतें भी बदलती थीं, क्योंकि निसाब चर्च का पढ़ाने वाले चर्च के आम आवाम चर्च को बहुत मुतबर्रक और सबसे ऊपर समझा करती थी, और इसी चीज़ का चर्च ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। यानी लोगों को जो भी चर्च से आज़ाद करवाना चाहता था, वो ये बखूबी समझता था कि सबसे पहले तालीम को चर्च की ग़ुलामी से निकालना पड़ेगा, और इस मकसद के लिए बहुत सारी तहरीक चली, और इन तहरीक में सबसे मौसर और अहम तहरीक थी रेनेसांस की तहरीक। इस तहरीक के तहत ये मकसद बनाया गया कि तालीम को चर्च से आज़ाद करवाया जाए, और इसकी बुनियाद क्लासिकल यूरोप के असूलों पर रखी जाए, कदीम यूनानी असूलों पर रखी जाए, ताकि यूरोप की तालीम को चर्च से आज़ाद करवा कर जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। हैरान हो लीजिए, क्योंकि ये मकसद जो इंतहाई छोटा लगता है, इस मकसद को पाने के लिए ये यूरोप को तकरीबन 300 साल लग गए। इस दौरान बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े फ़लसफ़ी पैदा हुए, जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया यूरोप के लोगों को, यूरोप की तालीम को चर्च के चंगल से आज़ाद करवाने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के तालीमी इदारे सेकुलर हो गए, यानी चर्च के चंगल से बाहर निकल आए, और इसकी वजह से यूरोप की तालीम आहिस्ता आहिस्ता जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने लगी, और उन्होंने अपनी बुनियाद मजहबी नज़रियात से हटकर साइंसी बुनियादों पर रखी। और फिर इसी दौरान एक बड़ा अहम वाक़या हुआ। मार्टिन लूथर, इन्होंने चर्च के ख़िलाफ़ शदीद बगावत कर दी और चर्च को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। कैथोलिक चर्च, जो कि इंतहाई मजबूत चर्च हुआ करती थी, इस बगावत से बहुत कमज़ोर होने लगी, और रेनेसांस का जो असर था वो और भी बढ़ गया, और यूरोप के तालीमी इदारे मज़ीद मजबूत होने लगे और जदीद होने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरक्की का आगाज़ होने लगा था, लेकिन याद रहे, ये तरक्की माशरती तौर पर और इखलाकी तौर पर तो थी, लेकिन अभी यूरोप में पैसा आना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन याद रहे, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की से पहले उस मुल्क की इखलाकी, समाजी और सियासी मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और ये पहला स्टेप यूरोप अचीव कर चुका था अपने फ़लसफ़ियों और मुफक्करीन के ज़रिए। इस दौरान यूरोप फ़लसफ़ियों और मुफक्करीन का गढ़ बन चुका था। ख़ास तौर पर फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे बेशुमार मुफक्कर, मुसन्निफ़ीन, फ़लसफ़ी पैदा हुए, जिन्होंने आपस में इल्मी मुबाहसा किए, बल्कि इल्मी बैठकें लगा करती थी, और ये इल्मी बैठकें चर्च को नहीं बल्कि साइंस और तरक्की को डिस्कस किया करती। इन्हीं इल्मी बैठकों और इल्मी फ़िक्रियात ने फ्रांस के रेवोल्यूशन की बुनियाद भी रखी। फ्रांस में इनकलाब आज भी इन मुफक्किरीन और मुसन्निफ़ीन को अपना मोहसिन हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी पूरे यूरोप में फैलने लग गई, क्योंकि यूरोप की तमाम ममालिक की बॉर्डर्स बहुत करीब करीब हैं। तो एक फ़िक्री नज़रिया जो किसी एक मुल्क में पैदा होता है, वो तमाम यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। और फिर उसके बाद यूरोप की तरक्की का अगला मरहला आया।
यानी सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप इसके लिए बखूबी तैयार था। यूरोप में जगह जगह फैक्ट्रीज लगने लगी, माइंस बनने लगी जहां से धातें निकलती, वर्कशॉप्स बनने लगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो गया, लोगों को रोजगार मिलने लग गया, लोग अमीर होने लग गए। ये अगला स्टेप था। इसके साथ साथ यूरोप की फौज, मिलिट्री और उसके हथियार की प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी, जिससे यूरोप आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होता चला गया। इल्मी इनकलाब, सनती इनकलाब, इस सब के बाद कुदरत को यूरोप का एक और इम्तिहान मकसूद था। यूरोप ने अमीर होने के बाद, इक़्तिदार के नशे में चूर और मजबूत और अमीर होने के बाद एक दफ़ा फिर जंगें लड़ी। आखिरी सदी यानी 20वीं सदी, इस सदी में यूरोप ने दोबारा एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया और आपस में गत्थम-गत्था हो गए, जिससे लाखों कत्ल हुए। 2 बड़ी जंगें, जिसे जंग अजीम फर्स्ट और दूसरी जंग अजीम कहा जाता है, इस दौरान यूरोप के लाखों करोड़ों लोग मर गए, इन जंगों की नज़र हुए। यूरोप का पैसा ख़त्म होने लगा। लेकिन चूँकि यूरोप ये सारा इनकलाब इल्मी और सनती बुनियादों पर लाया था, तो उसको बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि ये जंगें लड़ना इसका मकसद नहीं है, और वो अपनी उस इल्मी इनकलाब की वजह से दोबारा से अमीर होना शुरू हो गया। और साथ में एक बात उन्होंने ये सीखी, अगर यूरोप को आगे बढ़ना है तो यूरोप को इकट्ठे रहना पड़ेगा। यूरोप ने इन तमाम चीज़ों से, जंगों से ताइब होकर यूरोपियन यूनियन बनाई, अपनी एक करेंसी की और तमाम बॉर्डर्स को खोल दिया। अब यूरोप अलहदा अलहदा मुल्कों में बटा भी हुआ है, लेकिन यूरोप किसी बॉर्डर को नहीं मानता। इसके साथ साथ तमाम यूरोप अब अमीर भी है और मजबूत भी है। साथ ही साथ यूरोप ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो इसके सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले इल्मी, फिक्री और इखलाकी इनकलाब लाइए। दूसरी चीज़ सनती इनकलाब। माशी तौर पर मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ज़राअत पर मुनहसर ना हुआ जाए, बल्कि सनतें लगाई जाएं ताकि अवाम को रोज़गार मिले। और तीसरी चीज़, अगर पैसा कमा लेना जंगों के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होकर आगे बढ़ने के लिए होता है। आपके ख्याल में यूरोप के आगे बढ़ने का सफ़र किस एक वजह से है? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान यूरोप के आगे बढ़ने से कुछ सीख सकता है? क्या आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।